हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटॉन। ये जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बनाया है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्ज़ाम जो मार्च में होने थे वो पोस्टपोन हो चुके हैं आगे के लिए, तो उनके लिए फटाफट रिवाइज हो सके, इसके लिए मैं उनके लिए हर दिन पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ चुने हुए क्वेश्चन अपलोड करूँगा और उनको सोल्व भी कराऊँगा। तो देखते हैं, हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या जानकारी अपूर्ण होने के कारण हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखो, जब भी हमें पता है कि सपोज ये हमारा कोई एक सोप बबल है और इसको हम कोई सा भी चार्ज दें, नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी दें, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, सबके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस केस में जो हमारा जो सोप बबल है वो क्या करेगा, बाहर की ओर एक प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा और वो प्रेशर इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर की ओर एक प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा तो इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। आकार में वृद्धि होगी मतलब इसकी त्रिज्या में भी क्या होगी, वृद्धि। इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अन्य चालकों की अनुपस्थिति में एक चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व किस बात पर निर्भर करता है। आवेश पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा जो है वो हमारा होता है Q अपॉन ए के इक्वल, यानी कि सिग्मा चार्ज के तो है प्रोपोर्शनल समानुपाती, तथा एरिया जो ए है उसके है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। चालक पर आवेश की मात्रा के समानुपाती एवं चालक के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है, कैसे। तो कोई भी बॉडी ऋणावेशित है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो उपस्थित आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इसलिए हो सकता है कि आप कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को या तो निकाल सकते हो या जोड़ सकते हो। एक से कम का पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन भेज दें आधा ना भेजें, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ का कौन सा हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है 2 कूलाम और 6 कूलाम के दो आवेशों के बीच में 12 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल है। यदि प्रत्येक आवेश को -2 कूलाम आवेश दिए जाने पर इनके मध्य जो बल है वो कितना होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब -2 दोगे तो 2 - 2, उस पर एक बॉडी पे तो 0 कूलाम चार्ज आ गया, दूसरी बॉडी पे 6 - 2 यानी कि उस पर कितना आ गया, 4 कूलाम। तो चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगी, ना ही उसको रिपेल करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, इसलिए उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है उनसे प्राय धातु की जंजीरें लटकाई जाती है। इसका कारण है कि दोज व्हीकल्स विच कैरीज इनफ्लेमेबल मटेरियल्स इन विच मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि वाहन की बॉडी को भू संयोजित करने में, ताकि जो चार्ज डेवलप हो वो चार्ज उन चेन की हेल्प से ग्राउंड के अंदर चला जा सके, और जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है वो आग ना पकड़े, फायर को कैच ना करे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में 2 आवेश हैं Q1 व Q2 जो d दूरी पर रखे हैं और इनके मध्य लगने वाला बल F है, और इनके चारों ओर एक परावैद्युतांक 4 वाला माध्यम भर दिया जाता है। तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या होगा। तो जो किसी भी माध्यम में जो लगने वाला बल होता है वो होता है निर्वात में लगने वाला बल अपॉन में उस माध्यम का परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू हमें 4 दे रखी है। तो उस माध्यम में लगने वाला फोर्स कितना होगा, F/4। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। एक उदासीन धात्विक गोले से जब 10 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन, 10⁻14 इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो देखो Q बराबर क्या है, Ne। तो Q बराबर N दे रहा आपको 10⁻14, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻−19, और जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 16 माइक्रो कूलाम। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अब -16 माइक्रोकुलाम इसलिए नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं तो वहाँ पर धनावेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो ऋणावेश आता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए। तो चिन्ह का खास तौर से ध्यान रखें, माइनस वाला नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करो। तो देखो Q बराबर हमें पता है NE होता है, Q की वैल्यू 1, N हमें फाइंड आउट करना है, और जो E है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये जो है वो आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18। तो आपका जो बी ऑप्शन है 9th क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में देखो कि एक आवेश Q को दो भागों Q और Q माइनस Q में विभाजित किया जाता है, तो उनके बीच में लगने वाला बल कब अधिकतम होगा, जब Q अपॉन Q की वैल्यू क्या हो। तो देखो अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू वो हो जाएगा K Q इंटू Q माइनस Q अपॉन में R स्क्वायर। अब जब आप इसको डी एफ अपॉन डी क्यू यानी कि Q के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी K अपॉन R स्क्वायर रहेगा बार Q माइनस 2Q, और जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2Q, यानी कि Q अपॉन Q की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। Q अपॉन स्मॉल कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब हम आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे, जिसमें पूछ रहा है अल्फा कण पर आवेश की मात्रा क्या होती है। अल्फा कण जो है वो होता है He+2, यानी कि हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दो, जो बाकी बचा वो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो देखो Q इज इक्वल टू होता है Ne, N हमें पता है 2, E की वैल्यू भी पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19, ये हमारी वैल्यू रहती है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी ऑप्शन हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। अब बात करते हैं हम आगे की और क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 2 समान त्रिज्या तथा क्रम से 10 माइक्रोकुलाम व -20 माइक्रोकुलाम आवेश वाले 2 छोटे गोलीय चालक एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाते हैं पर F1 बल का अनुभव करते हैं। यदि उनको संपर्क में लाके पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो F2 बल का अनुभव करते हैं। F1 अपॉन F2 का मान होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो जो फोर्स है वो सिर्फ डिपेंड करेगा Q1 Q2 के मल्टीपल पर डिपेंड करेगा। तो जो F1 अपॉन F2 है वो इनिशियल देखो चार्ज कितना है 10 माइक्रोकुलाम मल्टीप्लाई बाई -20, और जब आप इनको कांटेक्ट में लाके छोड़ दोगे, वापस कांटेक्ट में लाके छोड़ोगे तो चार्ज नेट चार्ज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट चार्ज हो गया 10 और -20, तो नेट चार्ज हो गया -10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि -5 और -5। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आएगा -200 अपॉन 25, यानी कि आपका आंसर होगा -8/1, यानी कि 8:1। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 12th क्वेश्चन का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 2 आवेश एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर है, यदि दोनों के मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए तो प्रभावी बल क्या होगा। अब देखो जब भी 2 चार्ज के बीच में आंशिक रूप से कोई परावैद्युत माध्यम भरा जाता है तो उनके बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r, जो उनके बीच की दूरी, T जो थिकनेस है जिसके लिए मटेरियल वो जो मीडियम है वो भरा हुआ है, T डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मीडियम का εr का होल स्क्वायर। अब हमें पता है तांबा क्या है, मेटल है, कंडक्टर है, और कंडक्टर के लिए εr की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी कि जो सारा कुछ है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर है तो उनके बीच में लगने वाला कूलाम बल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो F इज इक्वल टू देखो Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करके सोल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा K
ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹9, और जब इसका ई का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 2.56 मल्टीप्लाई बाई 10⁻38 डिवाइड बाई आर स्क्वायर यानी 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 का होल स्क्वायर यानी कि 10⁻20 ये आ जाएगा। अब आप जब ये देखोगे इसको सोल्व करोगे तो 10 ओवरऑल आपके पास आ जाएगी 29 - 38 यानी कि -9। तो -9 से आप देख लो इसको 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे प्रॉपरली तो जो आपका ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10⁻⁻4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो बल 2.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन हो जाता है। तो तेल का परावैद्युतांक पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ रहा है, जो क्या होता है, वो होता है आपका फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। अब देखो वैक्यूम के अंदर आपका फोर्स दे रहा है 10⁻⁻4 अपॉन में दे रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁻5। जब आप इसको सोल्व करोगे 10/2.5 यानी कि 100/25 4:1, तो उसका एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 1/4 यानी कि 0.25 ना करें, वो आप गलती कर सकते हैं। इसको उल्टा लिखने पर आंसर 0.25 आएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका डी। अब हम आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन कहता है जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी, सिल्क को प्रोटॉन देगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी चार्ज आता है प्रोटॉन का कोई रोल नहीं रहता। तो ऑप्शन सी और डी हम वैसे ही नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि सिल्क से रगड़ा जाता है, तो हमें पता है, देखो कांच की छड़ होती है धनावेशी, सिल्क हो जाती है ऋणावेशी। ऋणावेशी होती है यानी कि सिल्क पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्क से इलेक्ट्रॉन सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, नॉट ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। ये हमारा 16th क्वेश्चन हो गया। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इसका तात्पर्य क्या है। अब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से ऊपर की ओर कब आएंगे। सपोज ये हमारी कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर। वो कब जाएंगे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी हो मतलब यहाँ पर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि वस्तु कैसी है, धनावेशित वस्तु है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब देखो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17वें का। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर कहता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक किसके तुल्य नहीं है। देखो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है E होता है एक तो F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी कि न्यूटन पर कूलम, या फिर न्यूटन इक्वल टू होता है जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो यानी कि न्यूटन हो जाएगा जूल पर मीटर। तो इसका मात्रक जूल पर कूलम पर मीटर भी हो सकता है। तो ए और डी हो सकते हैं इसके मात्रक। सी जो है वोल्ट पर मीटर, वो भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। पर जो ऑप्शन बी दिया हुआ है जूल पर कूलम, ये विद्युत विभव का मात्रक है, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव, खोखले गोले के मध्य में विभव हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। सेंटर से लेके सरफेस तक जो विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है अगर चार्ज स्थिर है। अगर आपका चार्ज क्या है, स्थिर है, तब तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। अगर आपका चार्ज
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर वही चार्ज आपका एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है कि वह एक समान गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 21 की। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलाकारों को पतले तार से संयोजित करने पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब दोनों का विभव समान हो। जब विभव समान होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। आवेशों का प्रभाव उसी तरफ होता है, इसलिए धारा का प्रभाव भी वही होगा। और वहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब दोनों गोलों का विभव क्या है? समान। तो इसलिए ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक समान आवेशित गोलाकार कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हमारा कहता है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोलाकार को 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो गोलाकार के केंद्र पर विद्युत विभव होगा। इसको आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 को ए होलो मेटल सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर चार्ज सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी। जैसा हमें पता है कि खोखले गोले के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट रहता है। जो सरफेस पे वही सेंटर पे होगा, यानी कि 10 वोल्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। जब एकांक धनावेश को समविभव सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो आवेश पर कार्य किया जाता है, आवेश द्वारा कार्य किया जाता है, किया गया कार्य नियत रहता है और कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो ऑप्शन होगा डी, कोई कार्य संपन्न नहीं होता, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है। W इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। समविभव पृष्ठ यानी कि डेल्टा वी क्या हो गया? 0 Q इंटू 0 0, यानी कि किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 0। तो कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन 25 नंबर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E इस प्रकार है कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगाता है, तो ये विद्युत क्षेत्र होगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर फोर्स लगाता है, यानी कि वो कुछ ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसका भार नीचे की ओर लग रहा है mg, W इक्वल टू mg नीचे की ओर लग रहा है और इसके ऊपर फोर्स QE वो लग रहा है। हमसे E की वैल्यू पूछ रहा है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? QE इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg, और E इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन Q, और Q जो है वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो E के इक्वल होता है। तो हो जाएगा हमारा आंसर mg अपॉन E, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लगातार हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिस पे पर्टिकुलर 25 to 30 और 35 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट, जो एयरफोर्स के अंदर पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। थैंक्स अगेन, और ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।